Hello everyone and welcome back to the second video of the series जहां हम बात कर रहे थे हर घर की इंजीनियरिंग की। और पहले वीडियो में हमने देखा था कि क्रैक्स क्यों बनती है वॉल्स के अंदर, रूफ्स के अंदर, जनरली घरों के अंदर जो क्रैक्स आती हैं वो क्यों आती हैं। आज जो सेकंड वीडियो है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि जो क्रैक्स हैं, कौन सी क्रैक्स डेंजरस होती है, कौन सी क्रैक्स जो है वो नॉर्मल होती है। राइट, वैसे तो मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी क्रैक प्रेफरेबल नहीं होती है ना। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बिल्डिंग में कोई भी क्रैक आए, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि कौन सी क्रैक डेंजरस हो सकती है स्ट्रक्चर की कंडीशन के लिए और कौन सी क्रैक को हम नॉर्मली डील कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स सी अबाउट दिस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि हर क्रैक स्ट्रक्चरल क्रैक्स नहीं होता है। राइट, यानी कि हर क्रैक से डरने की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, कंक्रीट और प्लास्टर दोनों ही ऐसे मटेरियल हैं जो बहुत सारी चीजों को लेके सेंसिटिव है, मॉइस्चर मूवमेंट को लेके, एनवायरमेंटल कंडीशंस को लेके। राइट, तो ऐसे मटेरियल का बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है और इसीलिए इनके अंदर कई बार बहुत माइन्यूट क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज की वजह से, जैसे श्रिंकेज एक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से भी आपको क्रैक्स देखने को मिलते हैं। राइट, तो हर क्रैक स्ट्रक्चरल क्रैक नहीं होता है। हाँ, हर क्रैक को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो पहले जिन क्रैक्स की हम बात करें वो है नॉर्मल क्रैक्स, यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो नॉर्मल क्रैक्स के अंदर ऐसे क्रैक्स, जैसे सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ वो हेयरलाइन क्रैक्स की बात करूंगा, जहां पर आप समझ सकते हैं ये ऐसे क्रैक्स होते हैं जिनका जो विड्थ होता है, राइट, जिनकी जो चौड़ाई दिखेगी क्रैक की आपको बाहर से वॉल के ऊपर, वो एकदम हेयर फाइन थिकनेस की, जो हमारे ह्यूमन हेयर्स होते हैं, इतना फाइन जो विड्थ होती है क्रैक की, ये आपको देखने को मिलेगी वहां पर। राइट, तो इस तरह के जो क्रैक्स होते हैं इनको हेयरलाइन क्रैक्स कहा जाता है बेसिकली। इस तरह के जो क्रैक्स होते हैं वैसे डेंजरस नहीं होते हैं। उसके अलावा आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो क्रैक होता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब ये किसी स्ट्रक्चरल मेंबर को क्रॉस नहीं कर रहा है, या फिर ये सरफेस पर ही क्रैक आपको विजिबल है, इसकी कोई डेप्थ बहुत ज्यादा आपको दिख नहीं रही है, तो ये क्रैक नॉर्मल है। यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। रिपेयर के लिए इसकी फिलिंग की जाती है, प्लास्टर से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, या फिर कहीं पर अगर रिक्वायर्ड है तो डैम प्रूफिंग मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। ज्यादातर ये हेयरलाइन क्रैक्स जो हम देखते हैं वो मटेरियल के श्रिंकेज की वजह से बनते हैं। राइट, यहाँ पर श्रिंकेज का मतलब है वॉल्यूम चेंज और वॉल्यूम रिडक्शन होना। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर धीरे धीरे कम होने लगेगा मिक्स में से, तो मटेरियल के अंदर श्रिंकिंग होता है, और ये श्रिंकिंग की वजह से जो वॉल्यूम चेंजेस होते हैं मटेरियल के अंदर, उसी की वजह से जनरली आप देखते हैं कि श्रिंकेज क्रैक्स यहाँ पर बनते हैं। दूसरी तरह का जो क्रैक हम देखते हैं वो है प्लास्टर क्रैक। राइट, ये भी नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक है। ये क्रैक, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये प्लास्टर के अंदर फॉर्म होता है। राइट, ऐसे क्रैक से भी हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और ये रिपेयरेबल होते हैं। जो प्लास्टर के अंदर है, यानी कि स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर किसी तरह का क्रैक नहीं है। आप कई बार कॉलम और वॉल के जंक्शन पर, या बीम और वॉल के जंक्शन पर, जहां दोनों मेंबर मिल रहे हैं, एक हमारा ब्रिक की वॉल है और दूसरा हमारा कंक्रीट की बीम या कॉलम है, इनके जंक्शन पर आप इस तरह का क्रैक जो है वो फॉर्म होता हुआ देखते हैं। राइट, इसी क्रैक को हम यहाँ पर प्लास्टर क्रैक कह रहे हैं। प्लास्टर के अंदर ये क्रैक आता है, ये इस एलिमेंट में जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोपेगेट नहीं करता है, इसीलिए ये डेंजरस नहीं होता है। लेकिन हमें प्लास्टर क्रैक को टाइमली क्योर करना पड़ता है। अगर टाइम से आप उसको रिपेयर नहीं करते तो आगे चल के ये डेंजरस हो जाता है। राइट, इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि प्लास्टरिंग के अंदर जो मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि यूज ऑफ चिकन मेश या मुर्गा जाली जिसको कहा जाता है, उसको हमको लगाना चाहिए, क्यूरिंग प्रॉपर करना चाहिए, ताकि इस तरह के क्रैक्स जनरली स्ट्रक्चर के अंदर न बने। राइट, अगर इस तरह के क्रैक बन जाते हैं तो उसके बाद जनरली ग्राउटिंग करके या प्लास्टर को रिपेयर करके इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो उन क्रैक्स की बात कर रहे हैं जो पोटेंशियली डेंजरस क्रैक हैं। राइट, और इसमें से भी सबसे पहले मैं जिस क्रैक की बात करूंगा वो है डायगोनल क्रैक। कई बार हम देखते हैं कॉलम्स के आसपास या फिर बीम के आसपास जनरली हमें डायगोनल एक विकर्ण के पैटर्न में जनरली क्रैक्स बनते हुए दिखते हैं। इन्हीं को डायगोनल क्रैक कहा है। ये पोटेंशियली डेंजरस क्रैक्स होते हैं। इस तरह के डायगोनल क्रैक्स यदि स्ट्रक्चरल मेंबर में प्रोपेगेट कर जाते हैं तो ये पोटेंशियली डेंजरस साइन हो सकता है। अगर ये वॉल के दोनों तरफ विजिबल है, यानी कि इन क्रैक्स की डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो भी ये एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है और इसको हमें ट्रीट करना जरूरी होता है। राइट,
ये डेंजरस क्रैक हैं, इन्हें हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। डायगोनल क्रैक जनरली ये साइन है कि यहाँ पर शियर फेलियर की पॉसिबिलिटी है, राइट? इंजीनियर्स जो होते हैं जनरली डायगोनल क्रैक को देखकर ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शियर फेलियर हो रहा है, बेसिकली उसकी वजह से क्रैक डेवलप हो रहा है, तो उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाता है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो इंजीनियर है एक्सपीरियंस, उनका इंस्पेक्शन कराइए अपनी बिल्डिंग पर, और जो सॉल्यूशन वो आपको प्रोवाइड करते हैं वो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अगली तरह का क्रैक है अगर वॉल में आपको स्टेप्ड क्रैक मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं स्टेयर केस पैटर्न का क्रैक, जैसे स्टेयर चलती है, सीढ़ियां जैसे चलती है ना, उस तरह से अगर आपको क्रैक दिखाई देता है वॉल के अंदर, इस तरह के क्रैक जनरली फाउंडेशन फेलियर का साइन आप समझ सकते हैं इसको। ये जो क्रैक बनते हैं, ये क्रैक बेसिकली इसलिए बनते हैं क्योंकि फाउंडेशन के अंदर, जैसे आपकी वॉल है और इसके बॉटम के अंदर सेटलमेंट हुआ है, और सेटलमेंट डिफरेंशियल रेट से हुआ है, यानी कि वॉल का एक पोर्शन सिंक कर गया है और दूसरा पोर्शन या तो स्टेशनरी है, वो सिंक नहीं किया है, या अगर सिंक किया भी है तो इस रेट से नहीं किया है कि दोनों ने साथ में सिंकिंग की, दोनों पोर्शन है, यानी कि इसका सिंकिंग रेट ज्यादा हो सकता है, इसका कम हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी पूरी वॉल के अंदर एक शेयरिंग पैटर्न बन जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से आपको स्टेप्स दिखती हैं, ये ब्रिक जॉइंट से पास होती हुई क्रैकिंग स्टेप्स आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। और यहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि फाउंडेशन फेलियर का साइन है, और कहीं ना कहीं आपको अच्छे स्ट्रक्चरल डिजाइनर की हेल्प लेने की यहाँ पर जरूरत है। इस तरह के क्रैक्स को भी इग्नोर बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। अगली तरह की कैटेगरी इस तरह की क्रैक्स की है जिनकी विड्थ समय के साथ बढ़ती जा रही है ना? अगर आप 3 महीने में, 4 महीने के अंतराल में, गैप में अगर आप देखते हैं कि अगर कोई भी क्रैक जो आपकी वॉल के अंदर आपको दिखता है, अगर उसकी विड्थ बढ़ती जाती है, राइट, तो ऐसे क्रैक्स को भी जनरली हमें इग्नोर नहीं करना है, और तुरंत हमें जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उनका इंस्पेक्शन हमारी साइट पर कराने की वहां जरूरत है। ये एनवायरमेंट की बहुत सारी थ्रेट्स की वजह से हो सकते हैं, कोरोजन की वजह से हो सकते हैं, इनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ऐसे क्रैक्स की जहां पर आपको क्रैक तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ में डैम्पनेस का कुछ साइन दिख रहा है, यानी कि वाटर भी वहां पर एक विजिबल एंटिटी के रूप में आपको दिख रहा है। ऐसी कंडीशंस में जनरली ये सीपेज की वजह से क्रैक फॉर्म होते हैं, तो इनको हमको डैम्प प्रूफिंग जो मेजर्स होते हैं उनके थ्रू ट्रीट किया जाना चाहिए इन्हें। और ऐसे क्रैक्स जो होते हैं उनमें आपको देखना पड़ेगा कि कहीं रस्टिंग का कोई साइन तो नहीं है, क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा वाटर लीकेज की प्रॉब्लम है, वहाँ रस्टिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है साइट पर। और ये क्रैक्स अगर टाइमली क्योर नहीं किए जाते हैं, तो क्योंकि रस्टिंग के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ बनते जाते हैं, का जो कंक्रीट मेंबर्स हैं वो भी एक फिक्स्ड एरिया, यानी कि आपने 9 इंच बाय 18 इंच का बीम बनाया तो ये 9 बाय 18 ही रहेगा, इसमें एक्सपांड होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अंदर जो कोरोशन हो रहा है, रस्टिंग हो रही है, ये प्रोडक्ट्स बार बार रैपिडली अंदर से एक्सपांशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि कोरोशन जब बनता है तो कोरोशन का जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं टाइम के साथ, जिसकी वजह से अंदर कंक्रीट के अंदर जो मटेरियल है वो बढ़ता जा रहा है, और वो एक्सपांड जब करेगा तो ये क्रैक्स बीम के अंदर, कॉलम के अंदर, वॉल्स के अंदर जनरली ये कॉज करता है, और ये प्रॉब्लम कई बार हमको देखने को मिलती है। इसीलिए रस्ट का अगर कहीं साइन आ रहा है तो उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए बेसिकली। कई बार आपने देखा होगा कि हम वॉल पर जब पेंटिंग कराते हैं तो पेंटिंग के अंदर बबल्स बन जाते हैं, है ना? जो पेंट हमने कराया कलर, उसके अंदर बबल्स बन जाते हैं, ये भी डैम्पनेस का एक साइन है कि वहां पर अगर ऐसी जगह पे कहीं क्रैक आ रहा है तो डैम्पनेस के मेजर के साथ उस क्रैक को ट्रीट किया जाना चाहिए। इसको भी जनरली मैं कहूंगा कि लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्रैक्स भी जनरली जो डैम्पनेस की वजह से होते हैं वो धीरे धीरे पूरी वॉल की जो एक स्ट्रेंथ होती है उसको डैमेज करते हैं, तो इस तरह के क्रैक्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना। अभी तक के वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे सेल्फ इंस्पेक्शन करना है, कि मुझे एज ए होम ओनर, मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल जानकारी नहीं है, अगर मैं खुद चाहता हूँ इंस्पेक्शन करना, तो मुझे बेसिकली कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहला, क्या क्रैक जिस कंडीशन में है उसी में दिख रहा है, या ये एक्सपांड कर रहा है? अगर एक्सपांड कर रहा है तो ये खतरनाक हो सकता है, राइट? सेकेंड कंडीशन जो आपको चेक करना है कि क्रैक हम कहेंगे कि सिर्फ प्लास्टर में है या ये कंक्रीट के अंदर भी है, किस तरह का ये क्रैक है। अगर एक क्रैक सिर्फ प्लास्टर तक लिमिटेड है तो सरफेस ट्रीटमेंट करके इसको सॉल्व किया जा सकता है ना? यानी कि प्लास्टर को रिपेयर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्रैक जो है वो स्ट्रक्चरल मेंबर में एक्सपांड कर रहा है तो फिर ये डेंजरस हो सकता है, इसको रैपिडली ट्रीट करने की यहाँ पर जरूरत है। और तीसरी कंडीशन जो मैं आपसे कहूंगा, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं इसके आसपास कोई डायगोनल क्रैक आपको दिख रहा है तो ये अर्थक्वेक जोन में फेलियर का साइन भी हो सकता है। या फिर आप समझ सकते हैं कि वॉल का जो फेलियर, जैसे हमने स्टेप्ड क्रैक की बात की थी, जैसे कि जो सीढ़ी नुमा क्रैक्स बन रहे हैं, स्टेप्ड पैटर्न में बन रहे हैं, तो ये फाउंडेशन फेलियर का साइन हो सकता है। ऐसे क्रैक्स को हमें अवॉइड नहीं करना है, तो आपको ये क्विक चेक करना है बेसिकली यहाँ पर
कि क्रैक सिर्फ प्लास्टर तक है या कंक्रीट के अंदर भी गया है, या फिर जो क्रैक्स है कहीं उसकी जो विड्थ है वो बढ़ तो नहीं रही है, या जो क्रैक है वो उसका पैटर्न कैसा है उसको नोटिस करना है। अगर आपको थ्रेट लगता है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का आप साइट पर विजिट करा सकते हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ असेसमेंट आपको डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकता है, लेकिन किसी भी स्टेज पर अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उस केस में आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और जो प्रोफेशनल इंजीनियर है उनकी हेल्प लेनी चाहिए। जब भी आप इस तरह का असेसमेंट करते हैं तो ये ध्यान रखना है बेसिकली कि हर क्रैक बिल्डिंग गिरने का सिंबल नहीं है, और हम तो चाहेंगे कि क्रैक नहीं डेवलप हो कहीं पर भी, तो इसीलिए हमें टाइमली उसको ट्रीट करना पड़ेगा और जो भी मेजर्स है सुटेबली वो हमें यहाँ पर अडॉप्ट करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये समझेंगे कि कॉलम्स के आसपास जो क्रैक बनते हैं वो क्रैक किस तरह से उनको हमको समझना चाहिए और किस तरह से उन क्रैक्स का सॉल्यूशन किया जा सकता है। स्टे ट्यून्ड इन दिस सीरीज इज फॉर इंडिविजुअल होम ओनर, और सभी का नॉलेज बढ़ाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली सभी तक पहुंचे सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज। सो हर घर इंजीनियरिंग सीरीज को फॉलो कीजिए और बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूजन चलता है हमारे दिमाग में उसको दूर कीजिए, राइट। Stay tuned in this series on this channel, and thank you. See you in the next video.